पहनने के लिए सैंडल नहीं था, शूज नहीं था, और तामुन पान को अपने शूज के लिए बना के पहना था। यस, उस समय ये कहना चाहूंगा कि फीस जो है जितना हो सके उतना कम ले। हेलो गाइस, आज हमारे इस एपिसोड में खास मेहमान है सीनियर मोस्ट एडवोकेट और सक्सेसफुल एडवोकेट है हमारे वांजो कम्युनिटी से, वंगतान सर। सर वेलकम। सर के बारे में जैसे जैसे हमारे कॉन्वर्सेशन आगे जाएगा वैसे पता चलने को मौका मिलेगा। और सर प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी। और सर आप अपने हमारे पूरे वांचो कम्युनिटी में और खोंसा में भी और पूरे अरुणाचल प्रदेश में आपको सब जानते हैं, और आप सक्सेसफुल एडवोकेट है हमारे यहाँ के सीनियर मोस्ट। और इतना मतलब आज के यहाँ तक एकम्प्लिशमेंट आपके लाइफ में हुआ है, और इसके पीछे का कुछ ब्रीफ हिस्ट्री बताओगे प्लीज? यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऐसा है मेरा लाइफ हिस्ट्री ऐसे कि मैं बचपन जो है बहुत तकलीफ से गुजरा। मेरा स्कूलिंग जो है लोंगसोम जब मेरा गांव है, सो लोंगडी से 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो मेरा स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोंगसोम से किया मैंने। सो क्लास 5 1985 को क्लास 5 पास करके मैं यहाँ लोंगडिंग हाई सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन किया क्लास 6 में। उसके बाद मैं लोंगडिंग में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के बाद में 12 पास किया यहाँ से। तो उसके बाद मैं बीए पास करके यहाँ से मैं गया पासीघाट में जेएनसी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट है, वहाँ से मैं बीए किया। उसके बाद मैं एलएलबी किया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। तो मेरा बचपन ऐसे है, मैं बहुत गरीब घर का हूँ। मेरा पिताजी जो है फार्मर था, किसान, खेती करता था। तो मेरा बैकग्राउंड जो है कोई नहीं था। फिर भी मैं जो क्लास 9 में जो है आवासीय क्लास 9, तो मेरा थिंकिंग था कि मैं एडवोकेट बनूं। तो लेकिन सोचने से नहीं होता है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हमको मदद करने वाला कोई नहीं था। तो मैं जैसे ही मैं सोचते गया, तो मैं क्लास 9 पास करके 10 पास करके मैं कॉलेज में जो पहुंचा, तो पासीघाट में कॉलेज में मेरा दोस्त था करीब बोरांग, जो पासीघाट का है, आदि कम्युनिटी का है। तो उसने हम लोग बात करता था कि मेरा ख्वाहिश है कि मैं एडवोकेट बनूं, बातों में फर्स्ट एडवोकेट। लेकिन सोचने से नहीं होता है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, रुपया पैसा नहीं था। सोचता था लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था कि कैसे मैं एलएलबी करूं, कहाँ से करूं, कैसे करूं, मेरा सपोर्ट में कौन करेगा। तो मैं सोचते हैं कि बाद में पासीघाट में जो मेरा दोस्त करीम बोरांग जो है वो भी एडवोकेट है, पासीघाट का है। तो हम लोग बातचीत करता था कि चलो गुवाहाटी में ज्वाइन करता है एलएलबी। 2000 ईयर्स के बाद है, 2000 साल के बाद है। लेकिन एलएलबी करने के लिए रुपया चाहिए, पैसा रुपया चाहिए, उसके बाद कोई बैकग्राउंड चाहिए। तो पैसा खर्चा बहुत होगा सुना है लॉ पढ़ने के लिए। तो मेरे पास कोई ऐसा पैसा नहीं था, मैंने मदद करने वाला कोई नहीं था। तो गुवाहाटी में सुना है, गुवाहाटी देखा नहीं था, कभी गुवाहाटी गया ही नहीं। तो जरा हम लोग तिनसुकिया जाता था, डिब्रूगढ़ जाता था, तो उससे आगे कभी गया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि लॉ पढ़ने के लिए मैं गुवाहाटी में किसे पहुंचाऊं हमको। तो मेरा दोस्त जो है करीम बोरांग जी है, वो एडवोकेट में हमको मदद किया कि बोला कि वंगतान सर चलो हम लोग गुवाहाटी चलते हैं। तो मेरे पास 2500 रुपया था तो गुवाहाटी जाने के लिए 2000 के बाद है 2000 सन में। तो हम लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में जाके हम लोग इंट्रेंस टेस्ट दिया। इंट्रेंस टेस्ट में हम लोग जो है पास हो गया। पास होने पर हम लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। होने पर मेरा सोच था कि मैं तब तक वांचो में कोई एलएलबी नहीं था, कोई एडवोकेट नहीं था। तो मैं सोचता कि वांचो में फर्स्ट एडवोकेट बन के दिखाऊं मैं, ताकि सोसाइटी के लिए कुछ करे। पासीघाट में बैठ के मैंने देखा कि आदि कम्युनिटी में, निसी कम्युनिटी में बहुत से एडवोकेट देखा मैंने। तो देख के मेरे लालची लग गया, लालची मतलब अच्छा लगा कि मैं भी कुछ बने बच्चों से। तो हमारा कम्युनिटी स्कूल नहीं था। तो मैं सोचता था कि बच्चों को मैं एडवोकेट बनूं। तो मैं सब रुपया पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास हिम्मत जरूर था। हिम्मत सबसे बड़ा, हिम्मत से काम किया, पैसा से काम नहीं किया मैंने। तो मेरे हिम्मत से काम करके तो गरीब बोरांग हम लोग मिलकर गुवाहाटी में जो लॉ ज्वाइन करके हम लोग जो एलएलबी कर रहा था। तो एलएलबी करते समय क्या हुआ, जो उस वक्त क्या हुआ कि हम पंचायत इलेक्शन आ गया 2009 में। तो मैं एलएलबी जो बीच में ब्रेक करते थे, फिर रुपया पैसा ढूंढने के लिए घर लौटने आता था, फिर पैसा हाजिरा करके कमा के जाता था, फिर रुपया कमाता था, फिर पढ़ता था। ऐसे बीच में पॉकेट खर्चा खुद ढूंढता था, क्योंकि हमको पैसा नहीं था। बाद में हम लोग जो है गुवाहाटी में जाके एलएलबी फाइनल नहीं करके, फाइनल एग्जाम था, मैं इसको छोड़ के बाकी मैं हमको बोला कि पंचायत का इलेक्शन आ रहा है, पंचायत इलेक्शन आ रहा है कि आप जेपीन बनो।
कि बंचो सोसाइटी में जो हम लोग का जुबम ब्लॉक एक है, उसमें हम लोग 4 जगह है, तो उसमें से तो आप सबसे फिट आप पर्सन फॉर पब्लिक लीडर, तो पब्लिक ने हमको बोला कि पब्लिक लीडर के लिए आगे फिट है, दूसरा नहीं है, सिर्फ आप जेपी बनो। फिर मैंने क्या किया, लोगों को छोड़ फिर जेपी प्रोटेस्ट किया 2009 में, तो जेपी में इलेक्शन में मैंने जीता, हमारा गांव में री इलेक्शन हो गया, री इलेक्शन में हम हार गए फिर। तो अगर हम जेपी में होता, तो अगर हम जेपी में होता एडवोकेट नहीं होना था, क्योंकि हम जेपी में चला जाता था। तो जो कुछ भगवान की इच्छा है, भगवान जो करता अच्छा नहीं करता है, तो मैं मानता हूँ। अच्छा, तो सर सुनने में आते हैं, क्योंकि आपके कहानी काफ़ी चर्चा होते हैं पूरे यंगस्टर्स के बीच में, उनमें से मैं भी एक यंगस्टर्स हूँ, तो सुनने में ऐसा आते हैं कि ऐसा कुछ समय भी था आपके पास पहनने के लिए सैंडल नहीं था, शूज़ नहीं था, और तामुन पान को आपने शूज़ के लिए बना के पहना था, ऐसा कुछ कहानी भी था आपके दौर में जब आप पढ़ रहे थे उस समय। कुछ कहानी बताइए इसके ऊपर। सर ऐसे है, बचपन से मैं बहुत गरीब था, तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ता था गांव में, 1981 से 85 के बीच का है, तो हम लोग जो है चप्पल पहनने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि चप्पल खरीदने पैसा चाहिए ना, तो पैसा तो कहाँ से लाओ। मेरा पिताजी खेती करता था, तो हम लोग तो कमाने के लिए काबिल नहीं था, तो चप्पल हम लोग जो दुकान से खरीदने रुपया नहीं हो के, हम लोग जो ताबुल घास है ना, ताबुल घास के छिलका पहनता था चप्पल के लिए। उसके बाद ना अभी आजकल के बच्चा लोग को कुछ पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या किस चीज से गुजरा था। ताबुल घास के छिलका जो है उसको काट के चप्पल के लिए पहनता था हम लोग। उसके बाद कपड़ा जो है हाफ पैंट खरीदने पैसा नहीं था, हाफ पैंट जो है, इसीलिए जो गंजी होता है, गंजी स्पोर्टिंग टी शर्ट, उसको जो लंबा वाला टी शर्ट होता है ना, ये नहीं तो लंबा वाला, क्योंकि हर किसी को तो ढंगना तो पड़ेगा, कॉमन सेंस के बात है, तो इसीलिए जो है लंबा स्पोर्टिंग जो है नीतो कोला जो पहनता था हम लोग, ठीक है, नहीं था ना, हाफ पैंट खरीदने रुपए नहीं था, कंबाइली नीचे तक क्लोज करने के लिए। उसके बाद जो है सब्सटेंशियल ऑप्शन था वो आपके लिए, ऑप्शन था। उसके बाद जैकेट तो बहुत दूर के बाद है, गंजी पहनता था, टी शर्ट पहनता था, उसका नी तो लंबा पहनता था, उसका चप्पल पहनने के लिए चप्पल के छिलके पहनता था। तो मैं क्लास पास करके लॉन्डिंग में क्लास 6 में जो नदी निकला क्लास 6 लॉन्डिंग ज्वाइन किया, तो 15 रुपीज 15 रुपए का जो चप्पल खरीदा लॉन्डिंग में, फर्स्ट था, कोई जूता नहीं था तब, तो 15 रुपए का चप्पल पहन के मैं बहुत खुश था कि ये मेरा पिताजी ने चप्पल खरीद दिया, जो असम में जाके बुरहान में जाके उसमें कुछ हम लोग सामान बिकता था ना, कुछ झाड़ू पान बिकी करके पिताजी ने चप्पल खरीद कर लाया, वो 15 रुपए का, तो वो पहन के बहुत खुश था तब लॉन्डिंग में। उसके क्लास 9 के बाद हम लोग लॉन्ग पैंट पहना, क्लास 9 से लॉन्ग पैंट हाफ पैंट से चलता था, तो हाफ पैंट पहन चुका मैं, क्लास 6 के बाद हाफ पैंट पहन चुका था। उसके बाद जो लॉन्ग पैंट पहना शुरू किया मैंने क्लास 9 के बाद, तो 9 में जो है एक पीटी शू करके जूता था, जो सफेद वाला था ना कपड़ा का, आजकल तो गायब हो गया वो, तो पीटी शू को मेरे पिताजी ने खरीदा 30 रुपए देके, 30 रुपए देके वो जूता खरीदा। तो जूता को पिताजी ने मेरे को कहा कि ये जो ओकेजनली पहनो, जो फंक्शन हो तो पहनना है, तो ढो के मैंने घर को नीचे छुपा कर रखता था, जब सब समय आएगा तो निकलता था उसको, तो बाद में गायब हो गया, कहा ठीक से पहले नहीं मिला, 30 रुपए का जूता पहनता था, तो बहुत मुश्किल समय से गुजरा हम लोग तो। तो आजकल जमाना तो सब लोग हाईफाई हो गया, हम लोग जमाना में टीवी नहीं था, टेलीफोन नहीं था, गाड़ी नहीं था, सब कुछ पैदल चलता था। अगर आपने किसी को लड़की से प्यार है तो चिट्ठी लिखता था, चिट्ठी जो है लव लेटर लिखता था, तो चिट्ठी लिखते थे 2-3 महीना लगता था, कि जैसे कि मेरे गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिख रहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो चिट्ठी लिखते लिखते वो 3 महीना लगता था कि मेरे गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने के लिए, तब तो वो शादी हो चुका है। आपके साथ कोई ऐसा हुआ जो आपने किसी को दिल से चाहा और आपने चिट्ठी लिखा और वो नहीं पहुंच पाया और पता चला है कि आप वो शादी हो चुकी है, ऐसा कुछ कहानी है क्या? सर ऐसे है, सर जरूर है, बहुत चिट्ठी, हम लोग तो चिट्ठी चलता था ना, तो मैं लॉन्डिंग में था, लॉन्डिंग से पासी का लिखता, पासी के शब्द लॉन्डिंग में लिखता, तो प्यार करना तो बहुत था, लेकिन लव लेटर लिखते लिखते शादी हो चुका, बाद में शादी हो गई मेरा, क्योंकि मतलब 3-4 महीने लगता था चिट्ठी पूछने के लिए। आजकल तो मोबाइल से टेक्स्ट करने से हो जाता है, पहले जमाना हम लोग चिट्ठी लिखता था, चिट्ठी जो पोस्ट में डालता था, पोस्ट में डालते डालते बहुत समय लगता था, जो कहीं जाने के लिए लड़की पर पहुंचेंगे तो 3-4 महीने लगता था, कभी सालों लगता था। तो चिट्ठी पहुंचते जो है वो जो मेरा गर्लफ्रेंड जो है शादी कर चुका है या किसी के साथ प्यार हो चुका था, ऐसे कहानी बहुत है। तो सर जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स में कोई कमाने वाला बिल्कुल था नहीं है और ऐसे घर से आप पढ़ाई कर रहे थे,
उस समय जब आप क्लास 10 में था, तो उस समय क्लास 10 तक भी पढ़ने के लिए काफ़ी पैसा का ज़रूरत पड़ा होगा। तो आपकी जर्नी पैसा को लेके फाइनेंशियली आप कैसे अपने आप को मैनेज किया? आपने पैसा के लिए उस ज़माने में पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता था क्या? रितेश जी, हम लोग जब वेकेशन होता था तो हम लोग लेबर काम करते थे। लेबर करके नाला खुदा करता था, उसके बाद जंगल क्लीनिंग करता था। तो ऐसे करके हम लोग काम करके हाजिरा करके पत्थर फूकता था। उसमें हम लोग 200 रुपया 300 रुपया कमाता था। तो हम लोग जो हाजिरा करके लकड़ी बिक्री करके पत्थर फूक के नाला खूद के उसका रिटर्न वॉल बना के उसके बाद जो जंगल क्लीनिंग करके हम लोग वही ऐसे करके कमाता था पीडब्ल्यूडी में से। उसके बाद जो है वेकेशन जब होता है कमा के जब एडमिशन फीस वैसे दिया करता था। लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता है तो मैं मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा बात जो है हिम्मत होना है। सबसे बड़ा हिम्मत है। उसके बाद आपका एम्बिशन होना है कि आप दिल में सोचना कि मैं ये बनकर दिखाऊंगा सोसाइटी को, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। रुपए पैसा तो आप मेहनत करेगा या किसी से भी कुछ हाजिरा कमा के लकड़ी बिक्री करके या कुछ, आजकल तो बहुत सोच है, आप अदरक बिक्री कर सकता है, फूल झाड़ू बिक्री कर सकता है, लकड़ी बिक्री कर सकता है और छोटा मिनिस्टर बोल के आप कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो उसी तरह उसके जरिए आप जो है पैसा कमा के पढ़ाई कर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ना नहीं है। ओके, अच्छा सर, आप एडवोकेट बनने के बाद आप खुद ऐसे परेशानी से, ऐसे परिस्थिति से गुजर के एडवोकेट बने हैं और आपको पता है कि परेशानी क्या है और गरीबी क्या होता है, सारी चीज़ें आपने देखे हुए हैं और अब वो देख के अभी ग्राउंड में भी लोगों को काफ़ी मदद किया है, करके आ रहे हैं। और ऐसा पता भी चलता है कि अब एडवोकेट बनने के बाद काफ़ी लोगों को, पुअर गरीबी में जो लोग हैं उनके केसेस में काफ़ी मदद किया है आपने। ये जानने को मौका मिलता है क्योंकि चीज़ें पता चल ही जाता है। तो इसके ऊपर आपके कुछ बताओगे क्या, मतलब स्टैंड है आपके? यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिचर्ड जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जब से एडवोकेट बना तो यहाँ में बहुत गरीब लोग है, हम खुद गरीब है। तो मैक्सिमम में एडवोकेट लोग, ज्यादातर कोई एडवोकेट जो है पैसा के लिए काम करता है। मैं पैसा के लिए काम नहीं करता हूँ, हमको गरीब लोग को मदद करना है। तो हमारा यहाँ पे एनडीपीएस जो ड्रग्स में केस फंसता है, पॉक्सो, रेप केस हो, मर्डर केस हो, चोर तो डेली होता रहता है। चोर केस तो बहुत है, मारपीट होता है। तो ऐसे केस में खास तौर के एनडीपीएस केस में, बराबर केस में अभी जो है केस पास का आता है मेरे पास। तो गरीब लोग है, तो अगर उसको तो बेल निकालने के लिए, केस को खत्म करने के लिए जो ट्रायल होना पड़ता है ना बेल के बाद, बेल गो फॉर दैट ट्रायल। तो जब ट्रायल के लिए चलता है तो पैसा जरूरी होता है। अगर बेल भी होता है पैसा, लेकिन बहुत लोग के पास पैसा नहीं होता है। तो बहुत शर्म करने बात नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ लचे जी आपको। जब आदमी मेरे पास आता चूहा लेके आता, चूहा तो सूखा वाला चूहा, वो चूहा जो है लीगल फीस होता है, एडवोकेट फीस होता है ना। लेकिन दूसरा जब आप देखिए लीगल फीस जो होता है पैसा होता है, केस पैसा होना पड़ता है कि जैसे कि 50,000 20,000 1 लाख 2 लाख चलता है दूसरा जगह में। तो मेरे पास जो चूहा लेके आता, चूहा होता है, चूहा सूखा वाला लीगल फीस। उसके बाद मुर्गी लेके आता है, मुर्गा लेके आता है। उसके बाद जो मछली लेके आता है, सूखा मछली। उसके बाद जो माला होता है ना, वाचो माला लेके आता है। उसके बाद फीस नहीं है हमको देने के लिए। अगर उसके पास रुपए नहीं है, पैसा नहीं है, मैं उसको जबरदस्त कर से मेरा इज्जत चला जाऊंगा ना। तो मैंने क्या करता है, मछली के लिए काम करता मैं, मुर्गी के लिए काम करता मैं, और चूहा के लिए काम करता है। तो मेरा घर तो मुर्गी फार्म हो गया ना, पूरा मुर्गी देने के। तो पैसा का जगह में मुर्गी फार्म करके मेरा घर में, तो पैसा जो है मेरा अकाउंट नहीं है, अकाउंट में पैसा होना चाहिए, लेकिन उनका घर में ही मुर्गी का फार्म हो गया मेरे घर में। और घर के ऊपर में जो ऊपर चूहा है, लड़का दे देखिए चूहा 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 है। तो मैं लेकिन दुख नहीं हूँ। अगर वो लोग अभी हम लोग सोसाइटी में सुनेगा मेरा ये मैसेज जो है, सुनेगा और सुनना भी, देखना भी, उसको भी जो सुनने वाला को भी खुद भी देखिए कि वो आदमी ने हमको चूहा दिया था, वो आदमी हमको मुर्गी दिया था, वो आदमी हमको मछली दिया था। फीस, एडवोकेट फीस जो है ना, लेकिन फीस जो है पैसा होना चाहिए। लाखों में खेलता है, लाखों में बराबर केस में, लेकिन हमको लाखों की जगह में, हजारों की जगह में चूहा, मुर्गी और मछली मिलता है। मैं फिर भी बहुत खुश है, वेरी हैप्पी फॉर देयर आल्सो, बिकॉज़ दे कैन नॉट अफोर्ड द एडवोकेट फीस, लीगल फीस। तो मैं जबरदस्त करके फायदा नहीं, तो मैं इसमें खुश हूँ। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे गरीबी में एडवोकेट फीस
हमें तो उतना पता नहीं है, लेकिन आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडवोकेट फ़ीस जो है कोई थोड़ा सा दिक्कत होता है एडवोकेट फ़ीस दे पाना। आप इसमें एक बैलेंस अप्रोच रख के कुछ सजेशन कर पाने से अच्छा है फ़ीस के ऊपर। आपने जितने भी अभी आने वाले बांचों में, जितने भी अभी आने वाले, कल परसों आने वाले जितने एडवोकेट होंगे लीगल फील्ड्स में, जो भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, उनके लिए कुछ मैसेज दे के छोड़ने से इस वीडियो के ज़रिए। Advocate fees, actually, there is no such fix in the legal fees in the law. कानून में जो है कोई लीगल फीस फिक्स नहीं है। Yes. तो क्या करता है, खुद चार्ज करता है। Yes. तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, खासकर के हमारा जो बांचो से जैसे एडवोकेट्स जो आ रहे हैं, नया एनरोलमेंट हो चुका है। Yes. उसमें ये कहना चाहूँगा कि फीस जो है जितना हो सके उतना कम ले। Yes. क्योंकि वो लोग, I'm not saying about बांचो एडवोकेट्स, लेकिन मैंने देखा कि 10 लाख 20 लाख 3-4 लाख चार्ज करने वाला बोर्ड है। Yes. तो गरीब लोग एफोर्ड नहीं कर पाता है। Yes. तो जितना हो सके, Yes. मैंने अभी आपको बताया कि मैं तो बोर्ड जो खाना पीना चीज से ही मैं मुर्गी के लिए काम करके आ रहा है। Yes. Yes. तो उसी तरह आप आदमी को देखना है कि जितना भी गरीब है हमारे गांव में, हमारे जगह में जो गरीब को छोड़ के तो है ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना हो सके जो है लीगल फीस जो है बहुत कम से कम लेना है। क्योंकि जितना बड़ा मामला से जो है अफोर्ड नहीं कर पाता ना, गरीब लोग ऐसी। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज। अच्छा सर, आप वांचू कल्चरल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ना, जनरल सेक्रेटरी आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपके टेन्योर में आपने क्या क्या अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस किया? हमारा वांचो कल्चरल सोसाइटी और मैं जो था, मैं ये कहना चाहूँगा कि वांचो कल्चर को जारी रखे, वांचो आइडेंटिटी जारी रखे। वांचो कल्चर खोना नहीं है। हम लोग जितना भी आइडेंटिटी है, वांचो आइडेंटिटी जो है, हम लोग नाम कल्चर से ही वांचो आइडेंटिटी होता है। तो ये इसको जारी रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक मार्केट के साथ ही आपकी एफिलिएशन है, एसोसिएशन है, तो जैसे कि आउटडेटेड सामान अगर बेच रहे हैं कोई, तो एक फूड पॉइजनिंग का भी चांसेस हो सकते हैं आउटडेटेड सामान से, खास करके कंज्यूमिंग आइटम्स है। तो इसके ऊपर अगर कंज्यूमर्स अपने राइट्स के हिसाब से अगर लॉ एंड ऑर्डर को प्रोसीड, मतलब जो है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लिया जाने की कोशिश करें, तो इसके ऊपर कैसे प्रोसीजर कर सकते हैं कंज्यूमर? इसमें ऐसा है, तो हम लोग को जो लॉ के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें एक डिपार्टमेंट है, लीगल मेट्रोलॉजी बोल के एक डिपार्टमेंट है, वो चीज को देखभाल करता है। सॉरी, लीगल मेट्रोलॉजी एक डिपार्टमेंट है। तो लीगल मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उसको देखता है, दुकान किसको देखता है कि आउट एक्सपायर सामान कहाँ बिक्री करता है, क्या करता है। जो इसमें लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो एक डिपार्टमेंट है, उसमें आप एफआईआर लॉन्च कर सकता है। एफआईआर लॉन्च कर वहाँ से एक बीमार है कमेटी है, उसमें एडवोकेट भी होता है। तो वो लोग जो है दुकान में जाके आइटम को सीज करके केस रजिस्टर करके उसको सजा दे सकता है। एक लॉ है, उसका एक होता है, एक लॉ कानून है उसका, लीगल मेट्रोलॉजी का। तो डिपार्टमेंट है, उसमें जो एक जाने माने लोग होता है, कमेटी मेंबर होता है। तो वहाँ में आपको एफआईआर लॉन्च करना है, तो वहाँ का जो दुकान में जाके सीज करके उसको सजा दिया जाए। अगर जिस किसी को भी लगे कि मैं ऐसे एफआईआर नहीं लॉन्च कर सकता और मेरे एफआईआर को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो ऐसा कोई ऑप्शन है ऑनलाइन एफआईआर लॉन्च करने का? ऑनलाइन यस, आजकल जो आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक बार आईटी निकल गया ना। तो आजकल जो हम जो फेसबुक व्हाट्सएप में जो चैट करता है, आप ऑनलाइन से हो, फेसबुक से हो, व्हाट्सएप से हो, आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। वो प्रोविजन है आईटी एक्ट में, कहीं से भी आप एफआईआर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, ये चीज़ को अगर नहीं समझ पा रहा है तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, बैक करके, रिवर्स करके। अच्छा सर, आप सीनियर एडवोकेट है हमारे यहाँ से और काफ़ी सक्सेसफुल है आपके अपने लाइफ में। अभी जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे वांचू से भी, और काफ़ी लोग ये क्या कहते हैं, लीगल फील्ड में अपने फ्यूचर को परस्यू करना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज दोगे? आजकल बहुत से प्रोविजंस है एलएलबी के लिए, 12 पास कवर कर सकता है, आप बीए भी कर सकता है, लेकिन आप डिग्री लेने से नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना है कोर्ट में। आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कीजिए,
प्रैक्टिस कीजिए कोर्ट में, केस तक आप कीजिए, तो आप एडवोकेट हो सकता है। सिर्फ डिग्री लेने से एडवोकेट नहीं होगा। वेरी क्लियर मैसेज है मेरा। ओके, मतलब फ्यूचर है इस फील्ड में आगे भी जाके? फ्यूचर है, ठीक है। सर, रिसेंटली वांचू में किसी दूर से बाहर से आने वाले साधु हैं, वो लोग कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे थे और वो लोग अपने ब्लैक मैजिक के काम को एक्सप्लॉइट करके किसी के घर में घुस गई और रेप किया है करके सुना है, और अभी जेल में है करके भी सुना है। वो दोनों साधु, वो दोनों के ऊपर अभी क्या एक्शन लिया जा रहा है और वो लोग कहाँ पे हैं, और इनके ऊपर प्रोबेबल एक्शन क्या होंगे? That both accused are now engaging as judicial custody laundering since from the beginning. So I have already directed and requested our colleagues, हम लोग जो laundering में जितने advocates है ना, उसमें मैं ये कह चुका हूँ कि कोई भी ऐसे केस टेकअप नहीं करना है, क्योंकि हमारा वांचो सोसाइटी में जो भी चीज लगा जो है बहुत खराब चीज है। तो ये चीज को केस को लेके हम मीटिंग बैठा था, हमारा एडवोकेट्स जो है ना लॉन्डिंग का। तो मैं सबको मैसेज दे चुका है कि हमारा लॉन्डिंग से वांचो एडवोकेट में से कोई भी उसके फेवर में कोई भी केस टेकअप नहीं करेगा। तो फिलहाल हम जो लॉन्डिंग बार एसोसिएशन मीटिंग होने के बाद कोई भी केस टेकअप नहीं कर रहा है। तो बाहर का आने वाला तो नहीं बोल सकता, बाहर से कोई एडवोकेट आ सकता है, लेकिन हमारा वांचो एडवोकेट से कोई केस टेकअप नहीं करेगा। तो उनको मैं भी ये कोशिश है कि उसको सजा दे। अगर बाहर का आदमी अगर यहाँ पे एडवोकेट आ गया तो हमसे जैसे पीपी हो सकता है ना हम लोग यहाँ से, तो मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करूंगा कि जैसे भी हो उसको कन्विक्शन होना है। ओके, और सर जो अभी विक्टिम्स है उनके लिए उनको कुछ कंपनसेशन के तौर पे कुछ दे रहे हैं कि दिया है कि ऐसा कुछ कहानी है क्या? इसमें से आजकल जो LAC लीगल काउंसिल को LAC लीगल काउंसिल को क्या है कि यहाँ पे हम लोग का एक ब्रांच खुला है कोर्ट में। तो लीगल काउंसिल जो है जो आदमी जो है जिस क्लाइंट ने जो एक्यूज ने जो विक्टिम नहीं मिली, जिसने जो एडवोकेट को हायर नहीं कर पाएगा, तो LAC में जो गवर्नमेंट का है तो लीगल काउंसिल जो फ्री एड है, तो हम जो है LAC से हम लोग जो है मदद किया जाता है। तो हम इसमें प्रोविजन है कि जितना भी विक्टिम्स है, जैसे कि नॉट ओनली फॉर रेप विक्टिम, जैसे कि कोई घर जल गया, कोई गाड़ी एक्सीडेंट से कोई मौत हो गया, कोई किसी जो एक्सीडेंटली मर्डर हो गया, तो सभी के लिए हम लोग जो है गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है कि उसके लिए एक कुछ पैसा रखा है। तो हम अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने से मिलेगा, अप्लाई करने से नहीं मिलेगा। तो थाना से पहले FIR लेना पड़ेगा, FIR कॉपी को कोर्ट में दे के हम लोग प्रोसेस करने से हम लोग को विक्टिम को पैसा से मिलता है, और हम लोग वो लोग को दिला चुका है। अच्छा, वो पर्टिकुलरली वो इंडिविजुअल जो विक्टिम है इस केस में, इन्होंने अप्लाई किया है? ऐसे है, हम लोग यहाँ पे एक है जो इंचार्ज है, तो इंचार्ज को मैं कंसर्न नहीं किया, तो मेरे कैसे अप्लाई कर चुका होगा। अगर नहीं कर तो हम कर देंगे, तो विद इन 1 ईयर के बीच में करना है, 1 साल के बीच में करना है। अगर 1 साल एक्सपायर हो गया तो वो नहीं मिलेगा, विक्टिम को पैसा नहीं मिलेगा। 1 साल के अंदर में करना पड़ेगा। कुछ भी वांचो में होते हैं वो हमारे दिल में दर्द होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें हो रहा है, मेरे शरीर के साथ हो रहा है, हमें जलील किया जा रहा है, ऐसा लगता है मुझे। तो हमारे कम्युनिटी में आके ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं लोग बाहर से आके? देखो, बाहर की दुनिया में है ना, किसी लड़की के साथ ऐसा करने के बाद तो छोड़ दो, देखना भी मना है। देख भी लिया ना, नाक यो कान कुन पता नहीं क्या नोच देगा। दूसरे कम्युनिटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि ना कि लगता है कि हमारे कम्युनिटी में भी ना वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, थोड़ा सा वो लाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स है आगे जो हम लोग जो बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, जो पेरेंट्स है, अगर इफ योर डॉटर आपकी बेटी है, वो अगर ट्यूशन लेना चाहता है, तो आप लड़का को ट्यूशन में दीजिए, लड़का को टीचर होता ना, मैडम से करवाइए ट्यूशन जो है। गुड मीनिंग है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास इतना जो हम अभी 14 ईयर्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ एडवोकेट, तब से मेरे पास ऐसे घटना बहुत आता है कि टीचर था, टीचर को पढ़ाने के लिए दिया था, उसने मोलेस्टेशन किया है, वहां पकड़ा, यहाँ पकड़ा, ऐसे ऐसे किया है। तो मैक्सिमम केसेस जो है ऐसा आता है टीचर से। तो इसीलिए मैं ट्यूशन जो है, बच्चा आपकी बेटी है तो आपकी बेटी को मैडम के पास ही भेजिए, लड़की के पास, नो
लड़का के पास। अच्छा सर, आप कहना ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, लड़कियां हैं, जितने भी ट्यूशन के लिए जाते हैं, वो किसी लड़के के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लड़के के पास चले जाते हैं तो 15-16 ईयर्स अगर हो जाते हैं वो लड़की, या 10 ईयर्स से वो भी हो जाते हैं, तो आउटसाइडर्स अगर वहाँ पे खास करके है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आउटसाइडर्स मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी में हम लोग हंसी मजाक करके भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हंसी तो फंसी होता है दूसरे दुनिया में। तो हम लोगों को देखने की जो है उनके अलग ही नज़रिया है। बोला मतलब ये तो हंस गया तो ये तो मेरे साथ आराम से फंस जाएंगे, तो ऐसे फंस जाने वाली चीज़ें बहुत सामने आते हैं, और आपके पास तो कई केसेस आ रखा है, इसलिए आप ये चीज़ें मैसेज देना चाह रहे हैं। और मैंने भी काफ़ी देखे हैं और काफ़ी लोगों के साथ इनकाउंटर हुआ है सर मेरा। इवन जो टीचर के साथ कई हमारे यहाँ के बांचों की लड़कियाँ हैं वो लोग फंस चुका है, और वो जो टीचर है वो भी आउटसाइडर्स है ना। उनको तो अपने टेन्योर के अंदर वहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप में रहना है और शादी तो करना नहीं है। तो अभी हम लोग कंक्लूजन करने के यहाँ पे अभी आ रहा है, हम लोग कंक्लूजन की ओर आ रहा है हम लोग। तो आपकी तरफ से कुछ ओपिनियन डालना होगा, कुछ पब्लिक को कुछ बोलना होगा। मैंने देखा है आजकल के बच्चा लोग जो है सीनियर सिस्टम नहीं है, बड़े को रिस्पेक्ट नहीं करता। तो हम लोग के जमाना में क्या करता था, बड़ा जो सीनियर एग्जाम लोग भगवान जैसे मानता था। आजकल बच्चा क्या करता है, सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मेहनत ही नहीं है, दारू पीता है, उसके बाद सिगरेट थोपता है जहाँ तहाँ, जो पान चबा के, उसके बाद कोई गुटखा चबा के बात करता है। अच्छा से समझाने से पता है बीड़ी का नहीं पियो से आपका पैसा से पिया गया होता है, उत्तर देता है, तो उसका बात करना मुश्किल होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा सोसाइटी को, फर्स्ट हमारा बच्चों टैलेंट है, फिजिकली फिट है, स्ट्रॉन्ग है, सुंदर है, ताकत है हम लोग के पास, और दिमाग में इतना खराब नहीं है, पढ़ाई में अच्छा ब्रिलियंट है। लेकिन हम लोग जो अपना शरीर जो है, बॉडी फिटनेस सही तरीका से यूज नहीं करता है, हम लोग का ब्रेन जो है यूज नहीं करता है। अगर हम लोग का ताकत जो फिजिकल ब्रेन जो पढ़ाई में अच्छा होता है, हम लोग अगर सही तरह का यूज करें तो हमारा बच्चों को बहुत आगे बढ़ सकता है। तो बहुत लोग सोचता है कि पैसा जो है सिर्फ सर्विस से कमाता है, सर्विस से नहीं, पैसा कमाने का बढ़ता है। तो आप मेहनत करेंगे तो जरूर फल पाएंगे। तो मैं इसके बाद रिस्पेक्ट लॉ, बिकॉज नोबडी इज अबव द लॉ, मैं कहना चाहूंगा। तो ये कहना चाहूंगा मैं कि दारू पीना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, जल्दी शादी नहीं करना हमारा सोसाइटी। और बच्चों लोग जितना भी मैंने देखा कि जो 10th फेल हो गया, क्लास 12 फेल हो, गाँव में रह रहा है, मैं उन लोग से कहना चाहूंगा कि आप आगे आइए। गाँव में रहेगा क्या फिर आपको, गाँव में सड़ जाएगा। अब आगे आइए, आप पुलिस की इंटरव्यू दीजिए, आर्मी का इंटरव्यू दीजिए, गांव में बैठने से अच्छा टाउन में बैठ कर बिजनेस कीजिए, कुछ न कुछ कीजिए। सर अभी सुना है कि अरुणाचल प्रदेश में जब फर्स्ट बैच आया है नोटरी पब्लिक का, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब पहला नोटरी पब्लिक है, लेकिन लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। आपकी अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन करोगे प्लीज? तो पब्लिक नोटरी का जो ड्यूटी बनता है कि एटेस्टर होता है, एटेस्टर जितना भी एटेस्टर होगा, उसके बाद जितना डॉक्यूमेंट्स में, और जितना भी आपका जो डीड्स होता है ना, एग्रीमेंट, जो भी सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट, वही नोटरी पब्लिक ने उसको वेरीफाई करेगा, नोटराइज जब भी वही करेगा। नोटराइज। तो जितना भी मैं ये बच्चा लोग जितना भी मिशन समय में जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको नोटराइज जितना करना है, तो मेरे पास आइए, मैं एनीटाइम आपके लिए हूँ, पब्लिक के लिए। तो पहले मैं जो होता था, जैसे कि ऑफिस में जब होने से आपको टाइम मेंटेन करना पड़ता था, कोई ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर सो रहा है, ऑफिसर फला जगह चला गया, ऑफिसर मीटिंग में, ऐसा होता था ना। तो पब्लिक जो गाँव से आके होता था। अभी मैं घर में ही मेरे ऑफिस हूँ, आप एनी टाइम आइए, आपका काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे आपने मेरे को आज ये मौका दिया है कुछ बोलने का, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर। आज मैं इस शो को रैप अप करता हूँ इस इतना सा बात के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते सर।